हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 7। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं। सिंपल सा सवाल है, इजी सा सवाल है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं। काल बैसाखी, मैंगो शावर या लू। सही आंसर होगा, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा कि मई जून के महीने में उत्तरी भारत में लू का प्रकोप होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बात करें हम काल बैसाखी, तो काल बैसाखी कहाँ देखने को मिलेगा? बंगाल और उसके आसपास क्षेत्रों में। ये तेज़ गति से चलने वाली एक स्थानीय तूफान है। ठीक है, वहीं बात करें मैंगो शावर के बारे में, तो ये देखने को मिलेगा आपको केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, और ये गर्मियों के मौसम में मानसून से ठीक पहले होने वाली ये प्रमुख वर्षा के प्रकार है, और ये फलों के लिए अच्छा मतलब फ़ायदेमंद होता है ये मैंगो शावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, कामेट या एवरेस्ट? सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, कंचनजंगा की जो चोटी है, जिसकी वो जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब किन्हीं का सवाल हो सकता है कि ये कंचनजंगा नहीं केटू है। ठीक है, आपका भी जवाब सही है। ठीक है, सोचना भी जाहिर सी बात है कि केटू ही है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू तो है, लेकिन देखेंगे वो वर्तमान में वो पाक अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई देखेंगे कि 8,611 किलोमीटर मीटर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जो है शिखर है वो केटू है। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है भारत में देखेंगे जो कि भारत के अधिकृत क्षेत्र में है, तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, आप देखिएगा कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी माउंट एवरेस्ट तो ये तो वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और ये नेपाल और तिब्बत में देखेंगे कि ये दोनों से थोड़ा सीमा इसका लगता हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में है, यानी कि खाली स्थान होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान होगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पे है ये बताना है आपको, राजस्थान में है, दिल्ली में है या हरियाणा में है? तो याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हमने किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में बताया है, ये जम्मू कश्मीर में है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इसका। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एक और रखिएगा भगवान महावीर पार्क, ये गोवा में है। और एक याद रखिएगा चंद्रप्रभा अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नागरहोल तो पता ही होगा कि ये कर्नाटक में है। और एक बांधवगढ़, ये तो जल्दी पूछता नहीं है वैसे अब, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पाइथन जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया नदी पर है। बताना है कि पाइथन, जिसे हम जैकवाड़ी भी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि जापान की मदद से पूरा किया गया है, किस नदी पर है आपको बताना है। ये महानदी पर है, गोदावरी पर है या फिर नर्मदा नदी पर है? तो याद रखिएगा पाइथन जो जायकवाड़ी में कह रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, ये गोदावरी नदी पर है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और गोदावरी नदी देखेंगे कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, ये नासिक जो देख रहे हैं ना, नासिक की पहाड़ियाँ, वहीं से एक त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहीं से ये निकलती हैं, इसका उद्गम स्थल वहीं है। ठीक है, और बात करें हम इस गोदावरी की जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, बाकी नर्मदा तो जानते ही होंगे, ये मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है। ठीक है, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी, और ये जाकर अरब सागर में इसका मुहाना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बाकी यहाँ पे एक छूट गया महानदी। महानदी के बारे में जान लीजिए। महानदी की जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है,
और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में एक सिहावा है, वहाँ से ये निकलती हैं, सिहावा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? चिनूक, माफ़ कीजिएगा, चिनूक, सिरोको या हरमट्टन? इसका सही आंसर हो जाएगा हरमट्टन। हरमट्टन स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क पवन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, PMKSY, की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में, 2015 में या 2018 में? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसका जो आदर्श वाक्य था, वो आदर्श वाक्य का नाम था हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? सवाल है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? पवन के निक्षेपात्मक क्रिया से, पवन के अपरदनात्मक क्रिया से, या फिर नदी के निक्षेपात्मक क्रिया से? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पवन के अपरदनात्मक क्रिया से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि इंसेलबर्ग जो है, जो स्थलाकृति जो बनती है, उससे निर्माण कैसे होता है? तो पवन के अपरदन की जो क्रिया होती है, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, नीस, एक ऑप्शन छूट गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन एक है यहाँ पे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। ठीक है, अब बताइए इसमें अवसादी चट्टान के कौन सा उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चूना पत्थर। चूना पत्थर देखेंगे यहाँ पे कि अवसादी चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, और ग्रेनाइट देखेंगे कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि नीस जो है आपका, ठीक है, नीस जो है आपका, ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। वैसे आपको पता होगा कि चट्टान को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे ग्रेनाइट जो है आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, और जबकि चूना पत्थर ये आपका अवसादी चट्टान के उदाहरण है, जबकि नीस रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान के उदाहरण में और भी अगर हम कहें तो सेल चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चौक, डोलोमाइट। ठीक है, ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर अंटार्कटिका में है? सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। ठीक है, और स्ट्रॉम्बेरी ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पास एक लिपारी द्वीप है। ठीक है, लिलारी द्वीप है, वहीं पे स्थित है ये। ठीक है, लिलारी द्वीप, लिलारी द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? बताना है सिंपल सा कि बृहस्पति ग्रह का कौन एक उपग्रह है इसमें से? गैनीमेड, कैलिस्टो या यूरोप? यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए फबोस कर दीजिए। चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उपग्रह बृहस्पति के ग्रह का नाम है? सही आंसर हो जाएगा
गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कैलिस्टो भी जो है ना, ये आपका बृहस्पति का ही एक उपग्रह है, ठीक है। कैलिस्टो भी आपका बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह का नाम है, तो ये भी हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोबोस के बारे में बात करें तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। मंगल का फोबोस और डिमोस, ठीक है, दो, फोबोस और एक डिमोस, ये दो देखेंगे कि मंगल ग्रह का उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। एक यहाँ पे यूरोप नहीं था, जैसे यूरोपा था, ठीक है, यूरोपा। तो ये भी देखेंगे कि यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह है, ठीक है, यूरोपा, याद रहेगा। और बाकी पृथ्वी तो मात्र एक ही उपग्रह है जो उसका नाम है चंद्रमा। चलिए आगे देखते हैं अब। टाइटन किसका है, कमेंट कीजिए तो ज़रा। टाइटन, टाइटन किसका उपग्रह है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि लगभग 47% के आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। 46.60 लगभग 47% जो है इसका उपस्थिति है। इसके बाद आता है सिलिकॉन का नंबर जो कि 27-28% के आसपास है, और उसके बाद नंबर आता है एल्युमिनियम का, ठीक है, जो कि 8% के आसपास है, ठीक है। एल्युमिनियम 8%, ठीक है, 8% के आसपास। ऑक्सीजन का मान के चलते सकते हैं आप 47% के आसपास, 46.6 कुछ करके है, ठीक है। बाकी सिलिकॉन याद रखिएगा 28%, 27 दशमलव कुछ है, तो 28% लमसम में मान सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है, ठीक है। बताना है यहाँ पे कि कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। बोत्सवाना, लातविया, इक्वाडोर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लातविया के बारे में। तो लातविया देखेंगे कि ये आपका यूरोप का एक देश है, यूरोप देश का एक देश है, ठीक है, लातविया, ठीक है। बाकी इक्वाडोर के बारे में बात करें तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्विटो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका महादेश का देश, ठीक है। लातविया हो जाएगा, फिर यूरोप महादेश का हो जाएगा। अच्छा, बात करें बोत्सवाना के बारे में, तो बोत्सवाना को देखने को मिल जाएगा आपको अफ्रीका महादेश में, ठीक है, अफ्रीका में। ये अफ्रीका महादेश का एक देश है बोत्सवाना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि जलडमरू मध्य कहाँ है। बेरिंग जल संधि जलडमरू मध्य कहाँ है। अलास्का एवं रूस के बीच, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच, या फिर कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेरिंग जो जल संधि है वो अलास्का रूस के बीच में है, ठीक है, ये कथन यहाँ सही दिख रहा है। और यहाँ पे बी भी सही है कि प्रशांत महासागर और ये आर्कटिक महासागर के बीच में है बेरिंग जल संधि, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ेगा। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। और अलास्का और रूस के बीच में भी स्थित है, अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा, अर्थात इसका जो है सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे सवालों में उलझाएगा आपको, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना है आपको। बाकी बात करें हम कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में देखेंगे कि लेब्राडोर सागर है। कौन सा सागर, लेब्राडोर सागर है, ठीक है, और डेविस जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेविस नहीं, लेब्राडोर सागर ही है, ठीक है। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर है, ये दोनों के बीच में। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका डी ऑप्शन सही था। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश के महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती है।
आपको बताना है विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैप पर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण अमेरिका के तीन महादेश, एक इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर से भी गुजरती है, कोलंबिया से भी और ब्राज़ील से भी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो इक्वेटर है, इक्वाडोर नहीं इक्वेटर, इक्वेटर से होकर के इक्वेटर देखेंगे जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती हैं। कितना? 13 देश से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। उन 13 देशों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इक्वाडोर होता हो गया आपका, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील तो हो ही गया 3 देश। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कांगो भी है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है। ठीक है, और एक किरीबाती है, और भी शायद 1-2 और हैं जो छूट रहे हैं। ठीक है, तो जो नाम लिया था हमने बता दिया। ठीक है, चलिए बाकी एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा 3 महासागरों से गुजरती हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और साथ ही साथ हिंद महासागर से। ठीक है, हिंद महासागर से गुजरती हैं, अटलांटिक महासागर से गुजरती हैं और प्रशांत महासागर से भी विषुवत रेखा गुजरती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की क्रम दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से होता तो एशिया नंबर 1 होता। ठीक है, बट बताना है हमें किस आधार पर? क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, ठीक है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, दोनों में ही एशिया नंबर 1 पर है। ठीक है, एशिया सबसे आगे है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों ऑप्शन में भी एशिया ही दिया हुआ है। बात करें उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है उत्तरी अमेरिका का और फिर दक्षिणी अमेरिका का। तो ध्यान देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है आंसर, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है और जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, अगर पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर है अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर है यूरोप और 7वें नंबर पर जो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी के क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की असंबद्धता, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से या निम्न से क्या कहा जाता है? ठीक है, बताना है आपको, पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, या फिर गुटेनबर्ग कहा जाता है, या फिर यह कंट्रोल कहा जाता है? देखिए एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे, यदि थोड़ा सा यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने वाला है आज। ठीक है, चलिए जैसे ये ले लेते हैं और एक ये भाग ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ठीक है अच्छे से समझिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ठीक है, क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, पता है ना, ये क्रस्ट कहलाता है। जबकि ये वाला पार्ट आपका कहलाता है मेटल। ठीक है, MENTLE मेटल। और जो कि ये पार्ट क्या कहलाता है? क्रूड। ठीक है ना, कोर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिकों ने, जो बंटवारा किया इसे, तो बंटवारा इस हिसाब से किया है कि देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि ये वाला जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट और ये मेटल, ठीक है, क्रस्ट और मेटल के बीच वाला जो भाग है उसे कहा गया है, इसे कहा गया है मोहो। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? मोहो। ठीक है, जबकि देखेंगे कि यहाँ मेटल जो है और ये जो कोर है, इसके बीच वाला जो पार्ट है इसे कहा गया है गुटेनबर्ग। ठीक है, क्या कहा गया है? गुटेनबर्ग। ठीक है, आप लोग जानते होंगे
कि हमारा जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सियाल, ठीक है, सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से, जबकि मेटल बना हुआ है आपका सीमा से यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से, जबकि कोर बना हुआ है आपका निफे से, यानी कि निफे यानी कि निकेल और आयरन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्रस्ट और मेटल पूछे तो मोहो होगा आंसर, जबकि मेटल और कोर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गुटेनबर्ग, डिस्कन्टिन्यूटी, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि यहाँ पे एक और आता है, कॉनरॉड आता है, ठीक है। इसके अलावा दो और भी हैं, एक लेहमैन है और एक रैप्टी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि ये जो क्रस्ट है ना, ये जो आपका क्रस्ट है ये वाला भाग, तो क्रस्ट को भी इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला कहलाया ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला कहलाया निचली क्रस्ट। अब ये वाला जो बीच में बांट दिया इसी को कहा जाता है कोनराड, ठीक है, याद रहेगा। ठीक इसी तरीके से अब इसको क्या किया है, जो मेटल है ऊपरी मेटल और नीचे वाला निचली मेटल, अब इसके बीच में जो दो भागों में बांटा गया उसको कहा गया रैप्टी, ठीक है, क्या कहा गया, रैप्टी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से नीफे को क्या किया, नीचे वाला जो कोर है उसको भी दो भागों में बांट दिया, तो ऊपरी ऊपरी वाला कोर और निचली वाली कोर दो भागों में बांट दिया, इसे क्या कहा गया, लेहमैन, ठीक है, लेहमैन। तो यहाँ से कोई भी सवाल कहीं से कोई पूछा जाए तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्रस्ट और मेटल को भाग जो बीच में बांटा गया है उसे क्या कहा गया है, मोहो, जबकि मेटल और कोर को बांटने को जो बांटा गया उसे क्या कहा गया, गुटेनबर्ग, ठीक है। ठीक इसी तरीके से क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया, मेटल को भी दो भागों में बांटा गया और कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, और इसे क्या कहा गया, एक को कहा गया कॉनरॉड, एक को रैप्टी और एक है लेहमैन, ठीक है। तो इसको बताइए आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार बैक कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल है, निम्न में कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है या है, गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, साधनी जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि गौतम धारा, दसम और साधनी ये तीनों जलप्रपात झारखंड में स्थित हैं, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतम धारा जो जलप्रपात है, ठीक है, इसी को जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है, और ये झारखंड के रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है, ठीक है, झारखंड के रांची जिला में, यानी कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है, तो वहीं पर देखेंगे कि उसी के बगल से एक राढ़ू नदी गुजरी हुई है, वहीं पर उसी पर अवस्थित है गौतम जलधारा जलप्रपात या फिर जोन्हा जलप्रपात, ठीक है। बाकी दसम जो जलप्रपात है ये झारखंड के रांची जिला में कांची नदी पर स्थित है ये, ठीक है। और ये साडनी जो लिखा हुआ या सदनी कह सकते हैं आप, जलप्रपात जो है ये गुमला जिला में स्थित है, शंख नदी पर, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, उम्मीद कम रखिए, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ये राढ़ू नदी पर है। जबकि दसम फॉल देखेंगे यहाँ पे, ये आपका जो दसम फॉल है ना, दसम फॉल ये कांची नदी पर है, कांची नदी पर, जबकि जो सदनी है ये आपका जलप्रपात शंख नदी पर है, ठीक है। ये दोनों आपका रांची में है, जबकि शंख नदी देखेंगे ये गुमला में है, ठीक है। वैसे आप सिर्फ याद रखिए गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, साधनी जलप्रपात ये तीनों झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ता है, नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है, या फिर ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और कारगिल को जोड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है यहाँ पे, जो सही आंसर है वो ये है, ये ऑप्शन वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। सवाल है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारे देश में, है ना, तो उससे जो वृद्धि हो रहा है इतना तेज़ी से, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि उच्च जन्म दर है, ठीक है, और गिरती मृत्यु दर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बर्थ रेट अधिक है, जबकि जो मृत्यु दर है, ठीक है, वो डेथ रेट वो जो है वो बहुत कम है, इसी वजह से देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा नदी
सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर पूछा जाए आपसे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो बताइएगा धूपगढ़, और विंध्य के अगर विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट बताना है कि किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, पालघाट के द्वारा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में 3 घाट देखने को मिलेंगे। एक है आपका पाल घाट, दूसरा है थाल घाट और एक है भोर घाट। ठीक है, 3 घाट आपको याद रखने हैं। पाल घाट ये जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ रहा है। ठीक है, एक है आपका थाल घाट जो कि नासिक और मुंबई के बीच में स्थित है, ये यानी कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है ये। ठीक है, और एक है आपका भोर घाट। ठीक है, तो भोर घाट के बारे में याद रखिएगा कि ये मुंबई और पुणे के बीच में संपर्क मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, अगर भोर घाट के बारे में पूछा जाए, भोर घाट, ठीक है, तो भोर घाट के बारे में याद रखिएगा कि ये पुणे और, ठीक है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे। ठीक है, जबकि एक है आपका ये तो एक तो पाल घाट हो गया, एक बचा आपका थाल घाट। ठीक है, थाल घाट तो ये है नासिक और मुंबई, नासिक और मुंबई। ठीक है, तो सवाल तीनों से कहीं से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? देखिए इस सवाल को बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, और इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? इसका आंसर ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, या फिर जो देखेंगे कि जो तमिलनाडु है वो वृष्टि छाया वहाँ बनता है, इसी वजह से वहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा वहाँ पे कम होती है। हाँ, लौटता हुआ मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर भारी वर्षा वाले प्रदेश में? तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जहाँ पे भारी वर्षा होता है जैसे कि मेघालय हो गया, केरल हो गया, तो उधर तटीय क्षेत्र देखेंगे कि वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना, और लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सवाल आ सकता है कि लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, किसकी प्रचुरता होती है? तो आयरन, और एक है आपका आयरन के साथ साथ सिलिका। ठीक है, आयरन और सिलिका। ठीक है ना, नेक्स्ट है, जीविका प्रकार की होती होती अपनाई जाती हैं। थोड़ा सा सवाल में कुछ करेक्शन करना होगा, रुकिएगा, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग खेती। ठीक है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, कहाँ अपनाई जाती है? डेल्टा में, पठार में या पर्वत में? तो याद रखना है जीविका प्रकार की खेती डेल्टा में पाई जाती हैं, जबकि झूम खेती पहाड़ी भागों में की जाती है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली की श्रृंखला कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? सह भूकंप रेखाएं, भूकंपन रेखाएं, या फिर भूकंपन रेखाएं? सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है,
भूकंप रेखाएं, बस इसको डिफिनेशन याद रख लीजिए कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली श्रृंखला को भूकंप रेखाएं कहते हैं, ठीक है, या कहलाती हैं, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? कावर्ती, अगाती या अनरोट? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, कावर्ती। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? कावर्ती है। नेक्स्ट है नागिन झील किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? नागिन झील किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सिंपल सा सब जवाब है इसका जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा क्या क्या, जैसे कि शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, वुलर झील, डल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल है लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सवाल है लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह ह्यूमस में समृद्ध है, यह पोटास में समृद्ध है, या लौह यौगिकों में समृद्ध है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में लौह यौगिकों में समृद्ध है, ठीक है, अतः यहाँ पे कथन देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, यह लौह यौगिकों में समृद्ध है, ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है, लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा साथ में कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस की इसमें कमी होती है। और लाल मिट्टी बंजर भूमि में प्रायः होती है ये, ठीक है, लाल मिट्टी बंजर जो होती है भूमि प्रायः होती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए ऑप्शन से ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे अवरोही क्रम होना चाहिए था, ठीक है, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे अवरोही क्रम में तो सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, ठीक है, कौन आता है? रूस आता है। इसके बाद कौन आता है? कनाडा। इसके बाद आता है आपका चीन। इसके बाद आता है यूएसए, ठीक है। इसके बाद फिर आता है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिर अर्जेंटीना। तो 4 ये हो गए, और ये 5वें नंबर पर, ये 6ठे नंबर पर, और ये भारत 7वें नंबर पर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती हैं? चमायुंगडुंग से, या गंगोत्री से, या फिर यमुनोत्री से? तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी चमायुंगडुंग से हिमनद से निकलती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र देखेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर झील है, ठीक है, यहीं से ये इसी ग्लेशियर से निकलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। बाकी यमुना से यमुनोत्री, यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है और गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। नेक्स्ट है बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन, वनोन्मूलन है, या फिर नदी तल का गाद है? तो याद रखिएगा बार बार जो बाढ़ आता है उसका जो कारण है यहाँ पे देखेंगे कि अपरदन है, मृदा का अपरदन भी है, वनोन्मूलन भी है, और साथ में नदी तल का गाद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों कारण है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है। बताना है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य कौन से, ये बताना है। आंध्र प्रदेश, गोवा या कर्नाटक? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में बात करें कहवा का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकशीतोष्ण क्षेत्र में, या फिर आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्यरात्रि सूर्य देखेंगे कि आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा जा सकता है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में लंबी अवधि के दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने कल के वीडियो में मैंने दिया था। ठीक है, जब क्लास 6 का हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है हमने। वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसे समझाया है। ठीक है, तो उसको जाके देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड है, दामोदर है, या चंबल है? तो याद रखना है, भारत का सबसे पुरानी नदी घाटी जो प्रोजेक्ट है वो है दामोदर नदी। ठीक है, कब बनाया गया था इसे? 1948 में। और ये कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और 1948 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, बहुउद्देशीय का मतलब होता है क्या है कि जब कई उद्देश्यों के लिए बनाया गया हो। तो देखेंगे यहाँ पे दामोदर घाटी सिंचाई के लिए किया गया था, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, पर्यटन के लिए, मछली पालन के लिए, इन सब उद्देश्यों के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मासिन राम। ठीक है ना, कहाँ पे है ये? मेघालय में है। और मासिन राम से पहले था चेरापूंजी, जो अब नए रिकॉर्ड के अनुसार मासिन राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो सबसे अधिक जो वर्षा का रिकॉर्ड किया गया है वो कितना किया गया है? 1141 सेंटीमीटर। कितना? 1141 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो है, ठीक है, वर्वो यासांक जो है ये आपका देखेंगे कि विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल है ये। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर, मरियाना खाई कहाँ स्थित है? मरियाना खाई कहाँ स्थित है? अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में? तो यहाँ पे देखेंगे कि मरियाना खाई प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर आप मान सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, या गंदे पानी का उपचार करके? तो देखा जाए तो परमाणु विस्फोटों को रोक करके भी हम पर्यावरणीय प्रदूषण को रोक सकते हैं, विद्युत वाहन विनिर्मित करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और गंदे पानी का उपचार करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, या बांध मरम्मत? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है डेयरी विकास से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न भी है ये, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी परिस्थितियों तंत्रों का को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं, जीवोम कहते हैं, समुदाय कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसे हम लोग जीवोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि मेरा जो सेट 9 और 10 होगा, ठीक है, सेट नंबर 9 और 10 वो BPSC TRE 2.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 6 to 8 के लिए, उसका पेपर जरूर देख के जाइएगा। और एक BPSC TRE 3.0 जो कि
15 मार्च 2024 को हुआ था। ठीक है, तो 10वां सेट के रूप में हम लाएंगे, तो उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा। ये 2 सेट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो वो 2 टेस्ट जरूर देख के जाइएगा। और हमने कहा था कि 10 टेस्ट आपको देंगे हम, तो उसमें से ये 7 टेस्ट हो चुके हैं, एक टेस्ट और देंगे और उसके अलावा 2 प्रीवियस पेपर कम देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।